भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई, इसकी तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, तिरंगा लहराता हुआ, नारे लगाते लोग, ये सब। पर क्या राष्ट्रवाद की कहानी इतनी सीधी है? क्या इसे लेकर सब एक ही तरह से सोचते थे? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में भारत में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत अलग अलग नजरिए रहे हैं। कुछ ऐसे जिन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा, कुछ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और कुछ ऐसे भी जो इन सब के पीछे के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को देखते थे। और आज हम इन्हीं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, इन्हीं दृष्टिकोणों पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा आधारित है आईग्नो के MA हिस्ट्री कोर्स, कोड MHI08 की यूनिट 3 पर। इसका शीर्षक है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनलिज्म 1। हाँ, और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ GS पेपर 1 या हिस्ट्री ऑप्शनल का हिस्सा नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, उन्हें समझने में ये बेहद मददगार साबित होता है। तो आज हम किन मुख्य दृष्टिकोणों पर बात करेंगे? हम आज 3 मुख्य पर्सपेक्टिव्स पर विस्तार से बात करेंगे। पहला है कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। दूसरा है नेशनलिस्ट व्यूज, यानी राष्ट्रवादी विचार। और तीसरा मार्क्सिस्ट अप्रोचेस, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो तैयार हो जाइए एक विस्तृत और उम्मीद है एक विचारोत्तेजक यात्रा के लिए। हम इतिहास की परतें खोलेंगे, तथ्यों को जानेंगे और अलग अलग तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका भी दे सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, याद दिला दूं कि पिछली यूनिट्स में यूरोप, अफ्रीका, एशिया में नेशनलिज्म के उदय पर बात हुई थी। हाँ, तो इस यूनिट का फोकस खास तौर पर भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं, जो वेरियस अप्रोचेस रहे हैं, उन पर है। और ये दृष्टिकोण कोई रातों रात नहीं बने होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100 साल से भी ज्यादा समय में धीरे धीरे विकसित हुए हैं, और इनमें आपस में काफी सहमति भी है, अग्रीमेंट्स भी हैं, और जाहिर है असहमति, डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। तो आज के सत्र में, जैसा हमने बताया, हम कॉलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट दृष्टिकोणों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं पहले दृष्टिकोण से, कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव यानी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। इसका मूल विचार क्या था? ये कैसे विकसित हुआ? देखिए, इस दृष्टिकोण का जो कोर आइडिया था, जो 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में जाके काफी परिपक्व हुआ, वो ये था कि भारत कभी एक राष्ट्र, एक नेशन था ही नहीं और ना ही बन सकता है। अच्छा, मतलब उन्होंने सिरे से ही नकार दिया। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी थी, जो अनेकता थी, उसी का हवाला देकर अपने शासन को, कॉलोनियल रूल को सही ठहराया। वो कहते थे कि हम ही हैं जिन्होंने भारत को एकजुट, यूनाइटेड किया है, वरना ये तो बंटावा था। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए? शुरू से ही उन्होंने भारत को ऐसी इकाइयों का देश दिखाया जो आपस में शत्रुता रखती थीं, लड़ती रहती थीं, हॉस्टाइल एंड वॉरिंग यूनिट्स। W. हंटर, हर्बर्ट रिजली जैसे विचारक थे जिन्होंने भारत को अनगिनत जनजातियों, ट्राइब्स और जातियों, कास्ट्स में बांटकर इस बात को पुख्ता करने की कोशिश की। तो एक तरह से डिवाइड एंड रूल की नीति का वैचारिक आधार तैयार कर रहे थे, कह सकते हैं। जब 19th सेंचुरी के अंत और 20th सेंचुरी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट उभरने लगा, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने, जैसे जॉन स्ट्रेची और जॉन सीली, इन्होंने और जोर देकर कहा कि भाई, भारत में राष्ट्र बनाना असंभव है। क्यों? क्या कारण बताया उन्होंने? उनका कहना था कि भारत में कभी राष्ट्र के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन, थे ही नहीं और ना हो सकते हैं। भारत को उन्होंने विभिन्न और अक्सर एक दूसरे के विरोधी, धार्मिक, रिलीजियस, जातीय, एथनिक, भाषाई, लिंग्विस्टिक और क्षेत्रीय, रीजनल समूहों का एक जमावड़ा, एक कंग्लोमरेशन माना। कुछ प्रमुख नाम और उनके खास तर्क क्या थे इस पर्सपेक्टिव में? हाँ, इसकी शुरुआत तो जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मानी जा सकती है। फिर माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, हेनरी एलियट, जॉन डॉसन, W. हंटर, विंसेंट स्मिथ जैसे कई इतिहासकार आए। मिल, हंटर, स्मिथ, ये नाम खास तौर पर याद रखने लायक है। और वैलेंटाइन शिरोल, उनका नाम भी आता है? हाँ, वैलेंटाइन शिरोल ने तो राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ स्वार्थी मध्यवर्गीय लोगों, सेल्फिश मेंबर्स ऑफ द मिडिल क्लासेस, या फिर बंगाली बाबूज, बंगाली बाबूज का आंदोलन कहकर उसे महत्वहीन बताने की कोशिश की। जॉन स्ट्रेची के बारे में आपने बताया,
उनके तर्क थोड़े और विस्तार से बताएंगे? हाँ, स्ट्रेची का तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि कोई इंडिया या इंडियन नेशन है ही नहीं। ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी, ये भी अंग्रेजों ने ही बनाया है। मतलब भूगोल कैसे बनाया? उनका मतलब था कि ये जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के तौर पर इंडिया का विचार है, ये ब्रिटिश राज की देन है। उन्होंने भारत को नस्लों और लोगों, जातियों और पंथों का बहुरंगी घालमेल कहा। A variegated jumble of races and peoples, castes and creeds, जो कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, राष्ट्रीय शब्द के उलट। Exactly. उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारत में यूरोप से ज्यादा भाषाएं हैं और एक मराठा और बंगाली के बीच का नस्लीय अंतर शायद एक जर्मन और पुर्तगाली से भी ज्यादा है। और उनके हिसाब से ब्रिटिश शासन का क्या रोल था इसमें? स्ट्रेची का मानना था कि केवल ब्रिटिश शासन ही है जो इन पुराने विभाजनों को खुले और खूनी संघर्ष, ओपन एंड सैंग्विनरी स्ट्राइफ, में बदलने से रोकता है। उनके लिए इंडिया शब्द ब्रिटिशों द्वारा प्रशासनिक उद्देश्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए गढ़ा गया एक भौगोलिक नाम मात्र था और कुछ नहीं। और विंसेंट स्मिथ? उनके क्या विचार थे? विंसेंट स्मिथ ने भी इसी लाइन पर तर्क दिया। उन्होंने भारतीयों में बुनियादी एकता की कमी, बेसिक लैक ऑफ यूनिटी, पर जोर दिया। उनका कहना था कि इतिहास में जब जब बाहरी साम्राज्यवादी शासन के छोटे दौर रहे, उनको छोड़ दें तो भारतीय राजनीति हमेशा आपस में विकर्षित अणुओं, म्यूचुअली रिपेलेंट मॉलिक्यूल्स से बनी थी। मतलब ऐसी इकाइयां जो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। अच्छा, ये तो काफी नकारात्मक चित्रण है। हाँ, और उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राज्यों में एकजुटता की इसी कमी ने उन्हें कट्टरता से बंधे अरबों, तुर्कों और अफगानों के क्रूर झुंडों का आसान शिकार, easy prey to fierce hordes of Arabs, Turks and Afghans bound together by stern fanaticism बना दिया। और इसका समाधान क्या था स्मिथ के अनुसार? उनके हिसाब से ये विभाजन की स्थिति केवल एक बाहरी केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि ब्रिटिश द्वारा ही ठीक की जा सकती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परोपकारी निरंकुशता का हाथ, द हैंड ऑफ द बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म, हटा लिया जाए तो भारत फिर से खंडित, फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। ये बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म या परोपकारी तानाशाही, इसका क्या मतलब है? यहाँ देखिए, ये एक विरोधाभासी शब्द है। डेस्पोटिज्म यानी तानाशाही, निरंकुश शासन, बेनेवलेंट यानी परोपकारी, भला करने वाला। तो अंग्रेज ये जता रहे थे कि उनका शासन है तो तानाशाही, लेकिन वो भारत के भले के लिए है। वो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने, लोगों को आपस में लड़ने से रोकने और सभ्य बनाने के लिए हैं। ये उनके शासन का एक जस्टिफिकेशन था। समझ गया। पर जब राष्ट्रीय आंदोलन एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गया, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब भी क्या उपनिवेशवादी इतिहासकार यही राग अलापते रहे? हाँ, तब भी उन्होंने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। उन्होंने माना कि हाँ, आंदोलन बड़ा हो गया है, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर से वंचित करने की कोशिश की। वो बार बार भारत के धार्मिक, जातिगत और भाषाई विभाजनों पर प्रकाश डालते रहे, ये दिखाने के लिए कि देखो, ये कोई एक राष्ट्र का आंदोलन नहीं है, ये तो अलग अलग गुटों का जमावड़ा है जो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये था कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो मूल रूप से भारत के एक राष्ट्र होने की संभावना को ही नकारता था और ब्रिटिश शासन को जायज ठहराता था। बिल्कुल। अब जाहिर है इस सोच की एक प्रतिक्रिया होनी ही थी। हाँ, और वही हमें नेशनलिस्ट व्यूज यानी राष्ट्रवादी विचारों में देखने को मिलती है। इन्होंने इस उपनिवेशवादी दृष्टिकोण का जवाब कैसे दिया? देखिए, राष्ट्रवादी विचार मुख्य रूप से उपनिवेशवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स में ही बने थे। उन्होंने भारत और उसके लोगों के इस कॉलोनियलिस्ट डेनिग्रेशन, इस अपमान का कड़ा विरोध किया। जहां कई उपनिवेशवादी इतिहासकार एक साधनवादी दृष्टिकोण, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच अपनाते थे, मतलब वो इतिहास का इस्तेमाल अपने शासन को सही ठहराने के लिए कर रहे थे, वही राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ज्यादातर विचार केंद्रित दृष्टिकोण, आइडिया सेंट्रिक अप्रोच अपनाया। वो विचारों और भावनाओं पर जोर दे रहे थे। अच्छा, तो इन राष्ट्रवादी विचारों में मुख्य धाराएं क्या थीं? क्या सब एक ही तरह से सोचते थे? नहीं, यहाँ भी विविधता थी। खासकर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य धाराएं या स्ट्रैंड्स देखे जा सकते हैं। वो कौन सी? पहली धारा मानती थी कि राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से पश्चिमी प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का नतीजा था। शुरुआती जो उदारवादी, मॉडरेट राष्ट्रवादी थे,
उनका मानना था कि स्वतंत्रता की भावना, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन और स्वतंत्रता के विचारों, आइडियाज ऑफ लिबर्टी से आई है। इन्हीं चीजों ने राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाया। और दूसरी धारा? दूसरी धारा तब मजबूत हुई जब राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादा तीव्र हुआ, ज्यादा उग्र हुआ। तब लेखक और विचारक राष्ट्रवाद की स्वदेशी जड़ों, इंडिजिनस रूट्स की तलाश करने लगे। वो मानने लगे कि ये भावना बाहर से नहीं आई, बल्कि भारत के अंदर ही मौजूद थी। इसके कुछ उदाहरण? कौन थे इस धारा के विचारक? हाँ, जैसे आर.जी. प्रधान, बी. प्रसाद, आर.सी. मजूमदार, लाजपत राय जैसे लेखकों ने आंदोलन के बाद के चरण, जिसे हम उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट फेज भी कहते, उसके व्यापक प्रसार को सिर्फ पश्चिमी विचारों का नतीजा नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये बेहतर विचारों और स्वतंत्रता की अधिक भावना, बेटर आइडियाज एंड अ ग्रेटर स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, या फिर बेहतर नेताओं, बेटर लीडर्स का परिणाम था, जिनमें ज्यादा उत्साह था, ज्यादा मजबूत देशभक्ति थी और कष्ट सहने और बलिदान करने की ज्यादा इच्छा और क्षमता थी। इसमें बिपिन चंद्र का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बिल्कुल। बिपिन चंद्र ने ध्यान दिलाया कि कई उदार राष्ट्रवादी लेखक इतिहास के विग दृष्टिकोण, विग व्यू ऑफ हिस्ट्री पर आधारित थे। मतलब वो इतिहास को एक सीधी रेखा में प्रगति के रूप में देखते थे। उनके लिए राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद के विचार या भावना के प्रसार और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम था। एक और अहम सवाल उठता है, क्या सभी राष्ट्रवादी भारत को हमेशा से एक राष्ट्र मानते थे, या वो मानते थे कि राष्ट्र अब बन रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई भारतीय राष्ट्रवादी और इतिहासकार, खासकर शुरुआती दौर के, भारत को आधुनिक अर्थों में एक बना हुआ राष्ट्र, अ फॉर्म्ड नेशन, नहीं मानते थे। तो वो क्या मानते थे? वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की तरह भारत को बनता हुआ राष्ट्र, अ नेशन इन द मेकिंग, मानते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये नाम याद रखेगा। हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का काम ही यही था कि वो विभिन्न क्षेत्रों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को उनकी आम शिकायतों, कॉमन ग्रीवियंसेस के आधार पर एक राष्ट्र में एकजुट करे, एक राष्ट्र बनाए। आर.सी. मजूमदार का भी ऐसा ही कुछ विचार था शायद। हाँ, आर.सी. मजूमदार ने साफ लिखा कि 19वीं सदी की शुरुआत में कोई भारत जैसा समझा जाता था वैसा नहीं था। बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठा, सिख आदि थे, लेकिन कोई भारतीय नहीं था। उनका मानना था कि कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों ने ही भारतीय एकता के आदर्श को वास्तविकता दी, gave reality to the ideal of Indian unity। ताराचंद का भी जिक्र आता है। हाँ, ताराचंद ने भी कहा कि भारतीय राष्ट्र का निर्माण एक हालिया घटना, a recent phenomenon थी, जो संयुक्त आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, combined economic and political change के कारण उभरी। तो ये एक धारा थी जो मानती थी कि भारत एक राष्ट्र बन रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसी धारा भी थी जो मानती थी कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र था? हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति, पावरफुल ट्रेंड थी। इस धारा ने दावा किया कि भारत तो प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र रहा है। इसके प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है राधा कुमुद मुखर्जी का। उनकी किताब फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, जो 1914 में आई, और उनके अन्य कामों में यही विचार रखा गया कि भारत प्राचीन काल से महान और एकीकृत, ग्रेट एंड यूनिफाइड रहा है। राधा कुमुद मुखर्जी, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। हाँ, उनके अनुसार भारत की भौगोलिक एकता, जियोग्राफिकल यूनिटी की भावना प्राचीन काल से मौजूद थी, और राष्ट्रवाद का विचार भी प्रारंभिक भारत में मौजूद था। और भी विचारक थे इस मत के? हाँ, हर बिलास सरदा ने अपनी किताब हिंदू सुपीरियरिटी 1906 में तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि प्राचीन हिंदू पृथ्वी पर अब तक पनपने वाली सबसे महान कौम, ग्रेटेस्ट नेशन थे। अच्छा, और लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया 1916 में दावा किया कि मौलिक रूप से भारत पिछले 2000 वर्षों से एक राष्ट्र रहा है। Fundamentally, India has been a nation for the last 2000 years. लाला लाजपत राय, यंग इंडिया। और के.पी. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी 1924 में कहा कि प्राचीन भारत के पास वो सब कुछ था जिसका दावा आधुनिक ब्रिटेन कर सकता था। बड़े साम्राज्य, बिग एम्पायर्स, स्थायी और सफल गणराज्य,
रिपब्लिक्स, प्रतिनिधि निर्वाचित संस्थाएं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, मजबूत संसद, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहां तक कि कार्यकारी अधिकार पर कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अबव द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये तो काफी मजबूत दावा है प्राचीन भारत को लेकर। हाँ, ये उपनिवेशवादी विचारों का सीधा खंडन था जो भारत को हमेशा से विभाजित और अविकसित मानते थे। इसमें सभ्यतागत एकता, सिविलाइजेशनल यूनिटी का विचार भी जुड़ता है, खासकर टैगोर के संदर्भ में। बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट के यूरोपीय मॉडल से अलग देखा। उन्होंने भारत को एक ऐसी सभ्यता, सिविलाइजेशन के रूप में चित्रित किया जहां विभिन्न आक्रमणकारी जैसे यूनानी, ग्रीक्स, शाकाज, हून्स, तुर्क, फारसी, पर्शियंस, अफगान आदि आए और इसकी संस्कृति को समृद्ध करते हुए इसके लोकाचार ईथोस में समाहित हो गए, एसिमिलेट हो गए। तो उनके लिए एकता राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक थी। हाँ, उनके लिए भारत केवल एक क्षेत्रीय इकाई, टेरिटोरियल यूनिट नहीं था, बल्कि इसमें कहीं अधिक व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक एकता, ब्रॉडर सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल यूनिटी थी। टैगोर ने भारत की राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी, को इसी समावेशी और आत्मसात करने वाली भावना, इंक्लूसिव एंड असिमिलेटिव स्पिरिट में स्थित किया, न कि विघटनकारी पॉलिटिकल स्ट्राइफ में। उन्होंने इसे यूरोपीय राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म से अलग बताया, जो अक्सर बहिष्कार और संघर्ष पर आधारित होता था। क्या गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भी इससे मिलते जुलते थे? हाँ, महात्मा गांधी की अतीत के भारत की कल्पना और भविष्य के भारत की कल्पना भी कुछ इसी तरह की समावेशी और सभ्यतागत एकता पर आधारित थी। और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी किताब इंडियन स्ट्रगल में तर्क दिया कि भारत में विविधता के बावजूद एक मौलिक एकता, फंडामेंटल यूनिटी थी, जो मजबूत लेकिन अदृश्य धागों, स्ट्रॉन्ग बट इनविजिबल थ्रेड्स से बंधी थी। इन वैचारिक कारणों के अलावा राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद के उदय के और क्या कारण बताए? उन्होंने कई अन्य कारकों, अदर फैक्टर्स पर भी जोर दिया, जैसे उपनिवेशवादी शासकों का आमतौर पर अमित रवैया, अनफ्रेंडली एटीट्यूड, वाइसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, रिएक्शनरी पॉलिसीज, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसने भारतीयों को दिखाया कि अंग्रेज उन्हें बराबर नहीं मानते। और शिक्षा, प्रेस वगैरह का भी योगदान रहा होगा? निश्चित रूप से। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर, इन सब ने विचारों के आदान प्रदान और एक साझा पहचान बनाने में मदद की। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक बहुत बड़ा कैटलाइजिंग इवेंट था। नस्लीय भेदभाव का भी जिक्र आता है। हाँ, अंग्रेजों द्वारा प्रदर्शित नस्लीय श्रेष्ठता, रेशियल सुपीरियरिटी की भावना और कुछ मामलों में नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की आधिकारिक नीति ने भारतीयों को अपमानित, ह्यूमिलिएटेड किया और उनके मन में कड़वाहट, बिटरनेस पैदा की। ये भी राष्ट्रवाद को हवा देने वाला एक बड़ा कारण बना। क्या आर्थिक कारकों, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी राष्ट्रवादियों ने महत्व दिया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने किसानों के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री की बात की, ऊंचे भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू की मार, नील, इंडिगो और कुछ अन्य नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स की जबरन खेती, फोर्स्ड कल्टीवेशन। और दादाभाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत? हाँ, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय राजस्व का व्यर्थ व्यय, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी एक कारण था, जैसे एक बड़ी सेना बनाए रखने पर खर्च, जिसका इस्तेमाल अक्सर भारतीयों के खिलाफ या उन युद्धों को लड़ने के लिए किया जाता था जो वास्तविक में भारत से संबंधित नहीं थे। इन सब आर्थिक कारणों ने भी लोगों में असंतोष पैदा किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार एक तरह से एक अखिल भारतीय एकता, पैन इंडियन यूनिटी का चित्र प्रस्तुत कर रहे थे, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी थी। हाँ, उन्होंने साम्राज्यवादी शासन, इंपीरियलिस्ट रूल और समग्र रूप से भारतीय लोगों, इंडियन पीपल एज अ होल के बीच एक अंतर्निहित विरोधाभास, अंडरलाइंग कॉन्ट्रडिक्शन पर जोर दिया। लेकिन भारत में तो वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म के आधार पर बहुत सारे विरोधाभास थे। उनका क्या? राष्ट्रवादियों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा, पैन इंडियन एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट, चित्रित करने के लिए भारतीय समाज में मौजूद इन सभी वर्ग, क्लास,
जाति, कास्ट, भाषाई, लिंग्विस्टिक, क्षेत्रीय, रीजनल और धार्मिक, रिलीजियस विरोधाभासों को अक्सर कम करके आंका या उन्हें नजरअंदाज किया। तो उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन किसका आंदोलन था? उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय समाज के सभी वर्गों का आंदोलन था। चूंकि समग्र रूप से भारतीय लोगों का साम्राज्यवाद के साथ विरोधाभास था, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन ने साम्राज्यवाद के खिलाफ सभी भारतीय लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पट्टाभी सीतारमैया, जो एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे, उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस तब एक राष्ट्रीय संगठन है जो ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत के बीच, एक प्रांत और दूसरे के बीच, वर्गों और जनता के बीच, शहरों और गांव के बीच, अमीर और गरीब के बीच, कृषि और औद्योगिक हितों के बीच, जातियों और समुदायों या धर्मों के बीच कोई अंतर नहीं जानता। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब कांग्रेस सभी का प्रतिनिधित्व करती है बिना किसी भेद के। हाँ, ये दावा राष्ट्रवादियों के नजरिए को दर्शाता है, जो आंदोलन को पूरी तरह से समावेशी और एकजुट दिखाना चाहते थे। हालांकि बाद के इतिहासकार इस दावे पर सवाल उठाएंगे, जैसा कि हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण में देखेंगे। इस राष्ट्रवादी विमर्श में मध्य वर्ग, मिडिल क्लास की क्या भूमिका बताई गई? मध्य वर्ग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। एक आम धारणा ये थी कि जनता, मतलब आम लोग, स्वतंत्र कार्रवाई, इंडिपेंडेंट एक्शन में सक्षम नहीं थी। उन्हें मध्यवर्गीय नेताओं, मिडिल क्लास लीडर्स द्वारा संगठित, मोबिलाइज किया जाना था। इसके भी कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया ने 1911 में कहा था, जहां भी आपके पास मध्य वर्ग है, वहां आपके पास ज्ञान, स्वतंत्रता, प्रगति और समृद्धि है। बंगाल में मध्य वर्ग का उदय इसलिए समय का सबसे उल्लेखनीय और सबसे आश्वस्त करने वाला संकेत है। और लाला लाजपत राय ने भी कुछ कहा था। हाँ, लाजपत राय ने कहा, जनता आसानी से सरकारों या सरकारों के साथ लीग में वर्गों द्वारा गुमराह हो जाती है। हर देश में यह शिक्षित मध्यम वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक प्रगति के लिए आंदोलन का नेतृत्व करता है। C.F. एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी की किताब का भी जिक्र है। हाँ, उनकी किताब द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया 1938 में उन्होंने लिखा, अखिल भारतीय आंदोलन की ताकत नव शिक्षित मध्यम वर्गों, न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस में निहित थी। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय आंदोलन भारत में मध्यम वर्गों की सामाजिक आकांक्षाओं, सोशल एस्पिरेशंस और स्वतंत्रता और नस्लीय न्याय, फ्रीडम एंड रेशियल जस्टिस की सर्वोच्च इच्छा दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। तो मध्यम वर्ग को नायक की तरह देखा गया। और इन नेताओं के चरित्र, कैरेक्टर ऑफ लीडर्स के बारे में क्या कहा गया? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में नेताओं को समर्पित, आदर्शवादी, डेडिकेटेड आइडियलिस्ट्स के रूप में चित्रित किया गया। उन्हें ऐसे लोग बताया गया जो केवल देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म और देश के कल्याण, वेलफेयर ऑफ द कंट्री से प्रेरित थे। मतलब उनकी कोई व्यक्तिगत हित नहीं थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार मध्य वर्गों से आने के बावजूद राष्ट्रवादी नेताओं का कोई व्यक्तिगत, पर्सनल या वर्गीय हित, क्लास इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने लिए नहीं बोल रहे थे, वो सभी वर्गों, समुदायों और समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे और राष्ट्रीय, नेशनल, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव राजनीति का अनुसरण करते थे। तो ये था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो उपनिवेशवादी विचारों का खंडन करता था, भारत की एकता पर जोर देता था, चाहे वो प्राचीन हो या बन रही हो, और आंदोलन को सभी भारतीयों का साझा आदर्शवादी संघर्ष मानता था, जिसका नेतृत्व मध्यवर्ग कर रहा था। बिल्कुल सही। अब हम तीसरे मुख्य दृष्टिकोण पर आते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हाँ, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद को कैसे देखा? ये पहले दो दृष्टिकोणों से कैसे अलग था? देखिए, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी दोनों ही विचारों की आलोचना की। उन्होंने उपनिवेशवादी दृष्टिकोण की आलोचना की क्योंकि वो भारत और उसके लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण था और साम्राज्यवाद को सही ठहराता था। और राष्ट्रवादी विचारों की आलोचना क्यों की? राष्ट्रवादी विचारों की आलोचना उन्होंने कई आधारों पर की, जैसे राष्ट्रवाद की जड़ें प्राचीन अतीत में खोजना या फिर समाज के भीतर मौजूद वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को नजरअंदाज करना। मार्क्सवादी विश्लेषण का आधार ही उत्पादन के तरीके, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और वर्ग, क्लासेस हैं। तो उनके मुख्य सिद्धांत, सेंट्रल टेनेट्स क्या थे? पहला, वो ये मानते थे कि साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और भारतीय समाज के बीच एक बुनियादी विरोधाभास, बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन था।
इस मामले में वो राष्ट्रवादियों से कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन वो भारतीय समाज के भीतर मौजूद वर्ग विरोधाभास, क्लास कॉन्ट्रडिक्शन को भी अनदेखा नहीं करते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज सिर्फ एकजुट नहीं था, बल्कि उसमें अमीर गरीब, जमींदार किसान, पूंजीपति मजदूर के बीच भी संघर्ष थे। और इन प्रक्रियाओं को वो कैसे समझाते थे? वो इन प्रक्रियाओं को उपनिवेशवाद के तहत हो रहे आर्थिक परिवर्तनों, इकोनॉमिक चेंजेस अंडर कॉलोनियलिज्म के संदर्भ में समझाने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि आधुनिक समय में बनाया जा रहा एक राष्ट्र था, अ नेशन विच वॉज बीइंग क्रिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। और इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इस आंदोलन का चरित्र वर्गीय था। इसमें सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण विचारकों में एम.एन. रॉय का नाम आता है। हाँ, एम.एन. रॉय एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट विचारक थे 1920 के। उनकी किताब इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 बहुत प्रभावशाली रही। रॉय का मुख्य तर्क क्या था? रॉय ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के विकास के एक खास मोड़ पर रखकर देखा। उन्होंने तर्क दिया कि भारत पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा था और पहले से ही वैश्विक पूंजीवाद, ग्लोबल कैपिटलिज्म के दायरे में आ गया था। और भारत के प्रमुख वर्ग कौन थे उनके अनुसार? उनका मानना था कि भारत में प्रमुख वर्ग अब सामंती प्रभु, फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं रह गए थे, बल्कि पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआजी थे। तो राष्ट्रवाद इस पूंजीपति वर्ग से कैसे जुड़ा था? रॉय का तर्क था कि जहां सामंती प्रभुत्व होता है, वहां उभरता हुआ राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग अक्सर क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी होता है। लेकिन भारत में चूंकि सामंतवाद, फ्यूडलिज्म अपने अंत के करीब था, इसलिए यहाँ का पूंजीपति वर्ग रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव हो गया था और वो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। ऐसी स्थिति में केवल श्रमिक, वर्कर्स ही क्रांतिकारी हो सकते थे। तो फिर भारतीय राष्ट्रवाद क्या था रॉय के लिए? उनके लिए भारतीय राष्ट्रवाद देशी पूंजीवाद, नेटिव कैपिटलिज्म की राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में साम्राज्यवाद की छाया में विकसित हुई और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशी पूंजी, नेटिव कैपिटल के विकास के साथ परिपक्व हुई। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी उदय हुआ। इसलिए रॉय के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक युवा पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक विचारधारा और आकांक्षा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन ऑफ अ यूथफुल बुर्जुआजी का प्रतिनिधित्व करता था। एम.एन. रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एक महत्वपूर्ण शुरुआती मार्क्सवादी विश्लेषण था। हाँ, लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी व्याख्या आर.पी. दत्त की किताब इंडिया टुडे 1947 में मिलती है। रजनी पामदत्त। दत्त के क्या विचार थे? उन्होंने आंदोलन को कैसे देखा? दत्त ने भी आंदोलन का वर्ग विश्लेषण किया। सबसे पहले उन्होंने 1857 के विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लिया। उन्होंने कहा कि ये अपने आवश्यक चरित्र और प्रमुख नेतृत्व में पुराने रूढ़िवादी और सामंती ताकतों और पच्चूत शासकों का विद्रोह था। मतलब वो इसे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं मानते थे? नहीं, इसलिए दत्त वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी की अंतिम तिमाही से मानते हैं, जब शिक्षित मध्य वर्ग और नए विचार उभर रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी 1885, उसके बारे में दत्त का क्या कहना था? ना कि भारतीय मध्य वर्गों की पिछली गतिविधियां इसकी पृष्ठभूमि बनाती हैं, लेकिन कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम की पहल पर हुआ था और वो भी बढ़ती हुई लोकप्रिय अशांति और ब्रिटिश विरोधी भावना की ताकतों के खिलाफ ब्रिटिश शासन के लिए एक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व के रूप में। सेफ्टी वाल्व थ्योरी मतलब कांग्रेस इसलिए बनी ताकि बढ़ता हुआ गुस्सा फूटने के बजाय एक सुरक्षित रास्ते से निकल जाए। हाँ, ये दत्त का शुरुआती विचार था, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि लोकप्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने वफादार चरित्र, लॉयलिस्ट कैरेक्टर को छोड़ दिया और एक राष्ट्रीय भूमिका, नेशनल रोल अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप वो एक मजबूत उपनिवेश विरोधी शक्ति, स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल फोर्स के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों के आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस का चरित्र बदला, जब उसका वर्ग आधार, क्लास बेस कैसा था दत्त के अनुसार, क्या वो भी बदला?
हाँ, दत्त ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के वर्ग आधार का विश्लेषण किया और बताया कि ये समय के साथ बदला। कैसे? शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में केवल बड़े पूंजीपति वर्ग, बिग बुर्जुआजी, जमींदारों के बीच प्रगतिशील तत्व, नए औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और संपन्न बौद्धिक तत्व ही शामिल थे। और फिर? प्रथम विश्व युद्ध से पहले प्री-WWI शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग, अर्बन पेटी बुर्जुआ क्लास अधिक प्रभावशाली हो गया। और युद्ध के बाद, गांधी जी के आने के बाद? युद्ध बाद पोस्ट वॉर भारतीय जनता, इंडियन मासेस, खासकर किसान, पेजेंट्री और औद्योगिक श्रमिक वर्ग, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में रहा? यहीं पर दत्त की आलोचना आती है। उनका कहना था कि नेतृत्व हमेशा संपत्ति वाले वर्गों, प्रॉपर्टीड क्लासेस यानी पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआजी के हाथों में ही रहा, जो कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली बने रहे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इन तत्वों ने आंदोलन के किसी भी कट्टरपंथीकरण यानी रेडिकलाइजेशन को रोका, जो उनके अपने हितों के लिए खतरनाक हो सकता था। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन इतना उग्र हो जाए कि उनकी अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति खतरे में पड़ जाए। गांधी जी की भूमिका पर दत्त का क्या कहना था? आपने कहा उन्होंने आलोचना की। हाँ, दत्त ने गांधी जी की विशेष रूप से तीखी आलोचना की। उन्होंने गांधी को पूंजीपति वर्ग का शुभंकर, द मैस्कॉट ऑफ द बुर्जुआजी तक कह डाला। ऐसा क्यों? दत्त का दावा था कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए वापस ले लिया गया था क्योंकि जनता बहुत उग्र, मिलिटेंट हो रही थी, जैसा चौरी चौरा में हुआ, और ये कांग्रेस के भीतर और बाहर के संपत्ति वाले वर्गों के लिए खतरा बन गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में? दत्त के अनुसार उसका भी यही हश्र हुआ जब उसे 1932 यानी 1932 में जब ये अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा था, अचानक और रहस्यमयी तरीके से बंद कर दिया गया। दत्त का मानना था कि ये फैसले पूंजीपति वर्ग के दबाव में लिए गए। तो दत्त ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व के एक द्वैध चरित्र, टू फोल्ड कैरेक्टर की बात की। हाँ, ये दत्त के विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार कांग्रेस का एक द्वैध चरित्र था जो उसके पूरे इतिहास में बना रहा। ये दोहरापन क्यों था? ये भारतीय पूंजीपति वर्ग की प्रकृति के कारण था। एक और साम्राज्यवाद के साथ उसके अपने विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस थे। ब्रिटिश नीतियां भारतीय पूंजीपतियों के हितों को भी चोट पहुंचाती थीं। इस वजह से पूंजीपति वर्ग ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। और दूसरी ओर उन्हें एक उग्र जन आंदोलन का डर भी था जो उनके अपने वर्गीय हितों और विशेषाधिकारों को खतरे में डाल सकता था। इस डर ने उन्हें बार बार साम्राज्यवाद के साथ सहयोग, कॉपरेशन या समझौते की ओर वापस खींच लिया। तो मतलब वो लड़ते भी थे और समझौता भी करते थे? एग्जैक्टली। इसीलिए दत्त के अनुसार कांग्रेस और उसके पूंजीपति नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी अवधि में एक डामाडोल भूमिका, वैसिलेटिंग रोल निभाई। कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हट जाते थे। ये काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण है। क्या दत्त का काम प्रभावशाली रहा? हाँ, बहुत। दत्त का काम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में एक ट्रेंड सेटर साबित हुआ। बाद के कई मार्क्सवादी इतिहासकारों के कार्य कुछ हद तक इससे प्रभावित थे। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है A.R. देसाई का। उनकी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948। हाँ, A.R. देसाई। उन्होंने भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल और राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत विस्तृत थरोगोइंग अकाउंट पेश किया। देसाई ने आंदोलन के विकास को कैसे देखा? देसाई ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 5 चरणों 5 फेजेस में विकसित होते हुए दिखाया और हर चरण विशेष सामाजिक वर्गों, सोशल क्लासेस पर आधारित था। अच्छा, ये 5 चरण कौन से थे? पहला चरण फेज 1 था 1885 से पहले का। ये बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंसिया द्वारा शुरू और समर्थित था, जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के उत्पाद थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय और उनके अनुयायी। दूसरा चरण फेज 2 था 1885 में आईएनसी की स्थापना से लेकर 1905 के स्वदेशी आंदोलन तक। देसाई के अनुसार इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन ने नए पूंजीपति वर्ग, न्यू बुर्जुआजी के हितों का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत में विकसित होने लगा था। हालांकि ये अभी शैशव अवस्था, इन्फेंसी में था। ये नया पूंजीपति वर्ग कैसे बना?
देसाई बताते हैं कि आधुनिक शिक्षा ने एक मध्यम वर्ग मिडिल क्लास बनाया था। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास ने एक व्यापारी वर्ग मर्चेंट क्लास को जन्म दिया था और आधुनिक उद्योगों ने उद्योगपतियों का एक वर्ग क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया था। तो इस नए चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने शिक्षित वर्गों और व्यापारिक पूंजीपति वर्ग की मांगों, डिमांड्स ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस एंड द ट्रेडिंग बोर्जवाजी को उठाया है, जैसा कि कांग्रेस के प्रस्तावों में दिखता है। तीसरा चरण कब से कब तक था? फेज 3 था 1905 के स्वदेशी आंदोलन से 1918 तक। इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन ने अपेक्षाकृत व्यापक सामाजिक आधार ब्रॉडर सोशल बेस को कवर किया, जिसमें निम्न मध्यम वर्ग के वर्ग सेक्शंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास भी शामिल हो गए। और चौथा चरण जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था? हाँ, फेज 4 1918 से 1934 तक, यानी रॉलेट सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत तक। इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनॉर्मसली एक्सपैंडेड। आंदोलन जो अब तक मुख्य रूप से उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित था, अब जनता के कुछ वर्गों, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मासेस को शामिल करने लगा। किसान, मजदूर, ये सब जुड़ने लगे। लेकिन नेतृत्व, देसाई का नेतृत्व पर क्या कहना था? देसाई का मानना था कि नेतृत्व फिर भी उन्हीं लोगों के हाथों में रहा जो भारतीय पूंजीपति वर्ग, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के मजबूत प्रभाव में थे। उनके अनुसार 1918 से औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम, नीतियों, रणनीतियों, युक्तियों और संघर्ष के रूपों को निर्धारित करने में एक शक्तिशाली प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जिसके नेता गांधी थे। तो गांधी जी भी पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में थे देसाई के अनुसार? हाँ, देसाई का यही तर्क था। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवधि में दो और महत्वपूर्ण विकास हुए। एक, 1920s के अंत से वामपंथी समूहों, लेफ्ट ग्रुप्स का उदय हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जन समर्थक एजेंडा, प्रो पीपल एजेंडा पेश करने की कोशिश की। और दूसरा, सांप्रदायिक ताकतों, कम्युनल फोर्सेस का समेकन हुआ, जिन्होंने समाज को विभाजित करने की मांग की। और पांचवा चरण? फेज 5 था 1934-1939 तक। इस दौरान कांग्रेस के भीतर गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन आइडियोलॉजी से कुछ मोहभंग, डिसएन्चैंटमेंट देखने को मिला और कांग्रेस समाजवादियों, कांग्रेस सोशलिस्ट का उदय हुआ, जो निम्न पूंजीपति तत्वों, पेटी बोर्जुआ एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करते थे। और कांग्रेस के बाहर? कांग्रेस के बाहर किसानों, श्रमिकों, दलित वर्गों, डिप्रेस क्लासेस और विभिन्न भाषाई राष्ट्रीयताओं, लिंग्विस्टिक नेशनैलिटीज के आंदोलन विकसित हुए थे। सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म की विभाजनकारी विचारधारा का भी प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन देसाई के अनुसार मुख्यधारा क्या रही? देसाई मानते थे कि ये सभी हलचलें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थीं और मुख्यधारा, मेन स्ट्रीम, अभी भी गांधीवादी कांग्रेस द्वारा मजबूती से कब्जा कर ली गई थी, जो प्रमुख वर्गों, डोमिनेंट क्लासेस यानी पूंजीपति वर्ग और जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थीं। तो शुरुआती मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे रॉय, दत्त, देसाई, इनमें कॉमन थीम क्या दिखता है? एक कॉमन थीम ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन जन भागीदारी के बावजूद मूल रूप से पूंजीपति वर्ग द्वारा हावी था और उसी के हितों की सेवा कर रहा था। कुछ और उदाहरण हैं जैसे N.M. गोल्डबर्ग और V.I. पावलोव, जिन्होंने उदारवादी और उग्रवादी नेताओं को भी विभिन्न पूंजीपति स्तरों से जोड़ा, जैसे उदारवादी दलाल पूंजीपति कॉम्प्राडोर बुर्जुआजी से जुड़े थे और उग्रवादी औद्योगिक या लघु पूंजीपति इंडस्ट्रियल पेटी बुर्जुआजी से। लेकिन क्या मार्क्सवादी विश्लेषण हमेशा इतना सीधा रहा? क्या इसमें कोई विकास या बदलाव नहीं आया, खासकर बिपिन चंद्र के काम में? हाँ, बिल्कुल बदलाव आया। बिपिन चंद्र, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था, उन्होंने शुरुआती मार्क्सवादी विश्लेषण की आलोचना की। किस आधार पर? उन्होंने इसे सरल या अपरिष्कृत आर्थिक नियतत्ववाद, सिंप्लिस्टिक क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहा। मतलब ये मानना कि विचार या विचारधारा सीधे उत्पादन के मोड से ही पैदा होते हैं। चंद्र ने विचारों की स्वायत्तता, ऑटोनोमी ऑफ आइडियाज के लिए तर्क दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी जैसे राष्ट्रवादी नेता केवल अपने संकीर्ण वर्ग हित से ही प्रेरित नहीं होते, बल्कि वो विचार और विचारधारा, थॉट एंड आइडियोलॉजी से भी निर्देशित होते हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा वस्तुनिष्ठ रूप से किसी वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती हो, लेकिन उनकी प्रेरणा सिर्फ आर्थिक नहीं होती। तो चंद्रा ने शुरुआती राष्ट्रवादियों के आर्थिक विचारों को कैसे देखा? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनका समग्र आर्थिक दृष्टिकोण मूल रूप से पूंजीवादी, बेसिकली कैपिटलिस्ट था। वो औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को ही देश के उत्थान का तरीका मानते थे। चंद्र ने कहा कि उस समय पूंजीवादी हित और राष्ट्रीय हित का एक वस्तुनिष्ठ संयोग, ऑब्जेक्टिव कोइंसिडेंस था। मतलब जो पूंजीपतियों के लिए अच्छा था, वो उस समय देश के लिए भी अच्छा माना जा रहा था। ये दत्त या देसाई के साधनवादी दृष्टिकोण से थोड़ा अलग था, जहां नेताओं को सिर्फ पूंजीपतियों का एजेंट माना गया था। लेकिन क्या चंद्र हमेशा इसी मत पे रहे? उनके पहले के काम में दत्त के विचारों का प्रभाव दिखता है। हाँ, उनके शुरुआती काम में दत्त के पैराडाइम का असर दिखता है। जैसे उन्होंने भी पहले माना था कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, संपत्ति वाले वर्गों के लिए एक बुनियादी गारंटी, बेसिक गारंटी थी कि आंदोलन ज्यादा उग्र न हो जाए। और जनता की भूमिका पर? पहले उन्होंने भी माना था कि जनता के साथ कांग्रेस का संबंध समस्याग्रस्त था। जनता को ऊपर से नियंत्रित किया गया, वो स्वतंत्र शक्ति नहीं थी और उसे निर्णयों से बाहर रखा गया। और कांग्रेस की रणनीति? चंद्रा ने पहले कांग्रेस की रणनीति को दबाव, समझौता, दबाव, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर और पीसीपी के रूप में देखा था। मतलब ये एक विकासात्मक एवोल्यूशनरी रणनीति थी, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी नहीं। तो उनका शुरुआती निष्कर्ष क्या था? उनका शुरुआती निष्कर्ष था कि आंदोलन पूंजीवादी लोकतांत्रिक बूर्जवा डेमोक्रेटिक था, जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो करता था, लेकिन पूंजीपति वर्ग के आधिपत्य, हेजेमनी के तहत। और ये चरित्र पूरे समय स्थिर रहा, बल्कि गांधी के तहत और भी मजबूत हुआ। लेकिन बाद में उनके विचारों में बड़ा बदलाव आया, खासकर उनकी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1988 में। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट था। इस किताब में वो दत्त और देसाई के विचारों से निर्णायक रूप से दूर चले गए। कैसे? उन्होंने रणनीति को अब कैसे देखा? उन्होंने अब कांग्रेस की रणनीति को पीसीपी की बजाय एंटोनियो ग्राम्शी के स्थितीय युद्ध, वॉर ऑफ पोजीशन के रूप में देखा। वॉर ऑफ पोजीशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक लंबी लड़ाई। ये सिर्फ सड़कों पर लड़ाई नहीं है, बल्कि ये नैतिक, मॉरल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और वैचारिक, आइडियोलॉजिकल स्तर पर एक लंबा संघर्ष है, जिसका मकसद होता है धीरे धीरे मौजूदा सत्ता के प्रभाव को कम करना और अपना प्रभाव, अपना प्रतिआधिपत्य, काउंटर हेजेमनी बनाना। और अहिंसा को उन्होंने कैसे देखा बाद में? उन्होंने अहिंसा की पुनर्व्याख्या की, री इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि अहिंसा जन आंदोलन चलाने और राष्ट्र निर्माण के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थी। ये न तो कोई हठचर्मिता, डॉगमा थी और न ही पूंजीपति वर्ग का कोई उपकरण। तो आंदोलन का चरित्र क्या था उनके अनुसार? अब उन्होंने आंदोलन को सर्ववर्गीय आंदोलन, ऑल क्लास मूवमेंट कहा। ऐसा आंदोलन जो किसी भी वर्ग को अपना आधिपत्य, हेजेमनी बनाने की अनुमति देता है, न कि सिर्फ पूंजीपति वर्ग को। और कांग्रेस? उन्होंने कांग्रेस को केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन, अ मूवमेंट के रूप में माना। ये पारंपरिक मार्क्सवाद से एक स्पष्ट अलगाव था, जहां पार्टी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये तो मार्क्सवादी सोच में एक बड़ा विकास है। सुमित सरकार के विचार भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। हाँ, सुमित सरकार, उन्होंने भी शुरुआती मार्क्सवादी विश्लेषण की आलोचना की। अपनी किताब द स्वदेशी मूवमेंट 1973 में उन्होंने दत्त देसाई के दृष्टिकोण को मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण का सरलीकृत संस्करण, सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ द मार्क्सियन क्लास अप्रोच कहा। क्यों? सरकार का कहना था कि उदारवादी, बड़ा पूंजीपति वर्ग और उग्रवादी, शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग के बीच कोई स्पष्ट वर्ग अंतर स्थापित करना मुश्किल है। खासकर नेतृत्व के स्तर पर तो ये नगण्य था। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि राजनीतिक कार्रवाई और आदर्शों के लिए बहुत सीधी या अपरिष्कृत आर्थिक प्रेरणा मान ली जाती है। तो सरकार ने किन अवधारणाओं का इस्तेमाल किया? उन्होंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया, जैसे लियोन ट्रॉट्स्की का प्रतिस्थापनवाद, सब्स्टिट्यूशनिज्म। इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी उन निष्क्रिय सामाजिक शक्तियों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं जिनसे उनका कोई जैविक संबंध, ऑर्गेनिक कनेक्शन नहीं होता। और ग्राम्शी? हाँ, उन्होंने ग्राम्शी के पारंपरिक ट्रेडिशनल बनाम जैविक, ऑर्गेनिक बुद्धिजीवियों के विचार का भी इस्तेमाल किया,
उनके अनुसार स्वदेशी आंदोलन के नेता पारंपरिक बुद्धिजीवी थे, वो सीखी हुई जातियों से थे, सीधे वाणिज्य या उद्योग से जुड़े नहीं थे और वो वैचारिक रूप से कार्य कर रहे थे। तो विचारधारा की भूमिका पर वो चंद्र से सहमत थे। हाँ, विचारधारा की भूमिका पर वो चंद्र के साथ सहमत थे। उन मानते थे कि शुरुआती नेताओं ने अनजाने में वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जेक्टिवली पूंजीवादी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन क्या उनके बाद के काम में कुछ बदलाव आया? हाँ, अपने बाबटे लेख जैसे लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म 1985 में उन्होंने थोड़ा अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन का जो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में वस्तुनिष्ठ रुख था, वो बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेताओं द्वारा पूंजीपतियों के हितों में लिए गए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, डायरेक्ट इंटरवेंशन और व्यक्तिपरक स्थिति, सब्जेक्टिव पोजीशन में बदल गया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती प्रहार शक्ति, स्ट्राइकिंग पावर में और अंततः उसे बंद करने, कॉलिंग ऑफ में, जैसे गांधी इरविन पैक्ट, विशिष्ट पूंजीपति समूहों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वास्टली एनहांस्ड रोल। ये अब सिर्फ वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सचेत हस्तक्षेप था। लेकिन क्या वो गांधी को सिर्फ पूंजीपतियों का एजेंट मानते थे? नहीं, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि गांधी किसी सरल या यांत्रिक अर्थ में केवल पूंजीपति वर्ग के उपकरण नहीं, नो मियर बुर्जुआ टूल इन एनी सिंपलिस्टिक और मैकेनिकल सेंस थे, और उन्हें शायद ही पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली, पपेट माना जा सकता है। तो फिर रिश्ता क्या था? सरकार ने कहा कि गांधीवादी नेतृत्व का विशिष्ट बिंदुओं पर भारतीय व्यापारिक हितों के साथ उद्देश्यों का एक निश्चित संयोग, a certain coincidence of aims with Indian business interests at specific points, और कभी-कभी महत्वपूर्ण अभिसरण, an occasional significant convergence भी था। मतलब हमेशा नहीं, लेकिन कुछ खास मौकों पर उनके हित मिल जाते थे। ये काफी न्यूआंस्ड, काफी सूक्ष्म विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी समय के साथ विकसित हुआ। यह सीधे वर्ग नियतत्ववाद, डायरेक्ट क्लास डिटर्मिनिज्म से हटकर विचारधारा, आइडियोलॉजी, आधिपत्य, हेजेमनी, ग्रामशी के विचारों का प्रभाव और विशिष्ट ऐतिहासिक संयोगों, हिस्टोरिकल कंजंक्शंस को शामिल करते हुए एक अधिक सूक्ष्म विश्लेषण, न्यूआंस्ड एनालिसिस की ओर बढ़ा। हालांकि वर्ग हितों, खासकर पूंजीपति वर्ग के हितों पर ध्यान केंद्रित अभी भी रहा, जो एक केंद्रीय यद्यपि जटिल भूमिका निभा रहे थे। चलिए, तो हमने आज भारतीय राष्ट्रवाद पर 3 मुख्य दृष्टिकोणों, उपनिवेशवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी पर विस्तार से चर्चा की। एक बार मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले कॉलोनियलिस्ट व्यू, यानी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। इसने क्या कहा? इसने मूल रूप से भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व को ही नकारा, भारत की अनेकता पर जोर दिया और कहा कि एकता केवल ब्रिटिश शासन ला सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने कुछ संकीर्ण स्वार्थों वाले अभिजात वर्ग का आंदोलन माना। फिर आया नेशनलिस्ट व्यू, यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इसने उपनिवेशवादी कथा का खंडन किया। कुछ ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक या सभ्यतागत एकता का दावा किया, तो कुछ ने इसे बनता हुआ राष्ट्र माना। इन्होंने आंदोलन को अखिल भारतीय बताया, जिसे आदर्शवादी, निस्वार्थ नेता चला रहे थे और सभी वर्गों की भागीदारी पर जोर दिया, भले ही आंतरिक मतभेदों को कम करके आंका गया हो। और तीसरा मार्क्सिस्ट व्यू, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादियों ने दोनों की आलोचना की। इनका ध्यान आर्थिक कारकों, उत्पादन के तरीकों और वर्ग विरोधाभासों पर था। साम्राज्यवाद बनाम भारतीय समाज और भारतीय समाज के भीतर भी। इन्होंने आंदोलन को मूल रूप से पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाला या उससे प्रभावित माना, जिसका अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी विकास था। हालांकि ये विश्लेषण भी समय के साथ विकसित हुआ, शुरुआती आर्थिक नियतवाद से हटकर विचारधारा, आधिपत्य और ऐतिहासिक परिस्थितियों के सूक्ष्म विश्लेषण तक। बहुत अच्छे से आपने तीनों पर्सपेक्टिव्स को समझाया। यूनिट 3 में कुछ अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइजेस भी दिए गए। हाँ, श्रोता चाहें तो उन पर विचार कर सकते हैं, जैसे उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी विचारों के बीच मुख्य अंतर क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन के मूल बिंदु क्या हैं, और कैसे बिपिन चंद्र और सुमित सरकार के विचार आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई से भिन्न हैं। ये प्रश्न इस चर्चा को और गहरा करने में मदद करेंगे। बिल्कुल। The
इन इतिहास लेखन संबंधी बहसों को, हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स को समझना यूपीएससी मेंस के लिए, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो या हिस्ट्री ऑप्शनल, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि ये विश्लेषण करना है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, उसकी व्याख्याएं कैसे बदलती हैं। ये आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करता है। और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के मार्ग की जटिलताओं को समझने में भी सहायक है। राष्ट्रवाद आज भी एक बहुत जीवंत और अक्सर विवादित मुद्दा है, तो उसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। सही कहा। हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वे इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनें, ताकि ये विभिन्न दृष्टिकोण और उनके तर्क अच्छी तरह समझ आ सकें। हाँ, ये विषय थोड़ा जटिल है, तो दोहराना फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति, जो इग्नू के स्टडी मटेरियल पर आधारित है, उपयोगी लगी हो, तो YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। आप अपने सवाल या विचार साझा कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्रयास का समर्थन करना चाहते हैं ताकि हम इस चैनल को लंबे समय तक चला सकें, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका सहयोग हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।